बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज कुछ नया करते हैं, ठीक है? चेस खेले? हाँ। कौन खेलेगा पहले? रितु, आओ। रितु, क्या हुआ रितु? कृति दीदी के साथ चेस नहीं खेलना? हाँ? ये क्या हुआ? वो खाना बनाते टाइम। बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि अनजान लोगों से बात न करें। ये जताया जाता है कि उन्हें अनजान लोगों से खतरा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सेक्सुअल हरासमेंट के अधिकतर केसेस में जान पहचान के या घर के लोग दोषी निकलते हैं। तो अब किससे बच के रहना चाहिए, अनजान से या जान पहचान वाले से? नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया स्वागत करती हूँ आपका क्राइम पेट्रोल 70 के आज के खास एपिसोड में। रितु के हाथ में जो चोट लगी है ना कृति, मैं कह रहा हूँ उसका भाई उसके साथ घर पे जरूर मारपीट करता होगा। जब से उसकी मम्मी की मौत हुई है ना, वो क्लास में अजीब बिहेव करने लगी। काश मैं उसकी मदद कर सकता। मदद ही तो कर रहे हैं ना आप, अपने एनजीओ में उसे पढ़ा लिखा कर उसके पैरों पे खड़े होने में हेल्प ही तो कर रहे हैं। ऐसे नहीं, ऐसा कुछ जिससे मैं उसे उस नर्क से निकाल सकूं। कोई भी लड़की डोमेस्टिक वायलेंस डिजर्व नहीं करती, उसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंस से याद आया, गाड़ी चलाना सीख लो। मुझे गाड़ी चलाने भी आती है और मैं चलाती भी हूँ। वो बस ये नैरो लेन्स और भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं चलती मुझसे। भीड़ भाड़ में चलाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना, ठीक है? बाकी मैं तो हुई। ठीक है। चलो बाय भैया। बाय। अरे मेरी सांस ही नहीं चल रही है। क्या घर में धुआं कर रखा है पूरा? ये धूप के धुएं से मेरी जान लेगी क्या? आप रोज रोज दारू पी के घर में आते हो, पूरे घर में गंद फैलाते हो, इसीलिए ये धूप जलाना पड़ता है मुझे। तू बेटा सुनना, जरा दही लेके आना बाजू की दुकान से। मम्मी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अभी सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। अरे सुनो तो, यहाँ पे किसी को मेरी कुछ पड़ी नहीं है, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। हे भगवान, ये अनुज जैसा एक अच्छा सा बेटा दे देता मुझे। जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है आई एम फाइन। हर कोई अपनी जिंदगी में मुसीबतों से जूझ रहा है। प्रॉब्लम बड़ी हो या छोटी, बात करना बहुत जरूरी है। हमारा मन है गुब्बारा और टेंशन है हवा। अगर हवा ज्यादा भर जाए तो गुब्बारा फट जाता है। वैसे ही अगर टेंशन ज्यादा बढ़ जाए तो सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है और हमारा मन फट जाता है। दोस्तों, अगर कभी भी आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो मैं आपका दोस्त अनुज आपके साथ हूं। मुझे कांटेक्ट करने के लिए मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे कांटेक्ट करें। लिंक और डिटेल्स नीचे है। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, उसका भी डिटेल्स नीचे। आज के लिए मैं आपका दोस्त अनुज आपसे विदा लेता हूं। टेक केयर। ठीक है ना? हाँ बढ़िया। यार भूख लगी है, कुछ खा के आए? अच्छा लता, मैं चलता हूँ। ये कैसे हो गया? पता नहीं आई। सर गैस खत्म हो गया था। हम मम्मी डायलिसिस के लिए गई थी, बाबा भी घर पे नहीं थे। मैंने भैया को कॉल करके बुला लिया। ये रहा सिलेंडर, देखिए ना इसका पाइप फिट नहीं हो रहा मुझसे। चलो अभी कर देता हूँ। हाँ आप कीजिए ना, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ठीक है। और थोड़ी देर में मुझे सामान गिरने की आवाज आई। भैया
दरवाजा कब से खराब है? सर आज सुबह से ही खराब है। मैंने कारपेंटर को कॉल किया, वो शाम तक आएगा। ये चाकू इसी घर का है? नहीं सर। आप हॉस्पिटल अकेली गई थी? नहीं, जेठ जी मेरे साथ आए थे। आपको किसी पर कोई शक? नहीं। कौन कर सकता है ये? पता नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ? जाने दो। क्या हो रहा है यहाँ पे? एक मिनट रुकिए, आप कौन? सर ये मेरे बाबा हैं। और ये कौन है? अनुज। हाँ? भाई साहब? भाई साहब? कहाँ से आ रहे आप? हाँ, वो क्या बोलते हैं, वो बाजार से आ रहा हूं मैं। भाई साहब? शिंदे, यहाँ आजू बाजू के लोगों से पूछताछ करो। शायद किसी ने किसी को अंदर आते हुए देखा हो। और सोसाइटी के वॉचमैन से भी पूछताछ करो, शायद उसने भी कुछ देखा हो। राइट सर। वॉचमैन, वॉचमैन, एक्सक्यूज मी, आपको पता है ये वॉचमैन कहाँ होगा? अरे ये राम सिंह पता नहीं कहाँ गया। इसका नंबर मिल सकता? हाँ जी हाँ जी। और ऑन होते ही मुझे इन्फॉर्म करो और उसकी बैंक डिटेल्स भी निकलवाओ और उस पर नजर रखो कि वो कोई पैसे विड्रॉ करता है या नहीं। सर। और ये फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट कब आ रहा है? सर टीम पहुंचती ही होगी। सर अब तक हमने एक ही तरफ की कहानी सुनी है। क्या कीर्ति पे हम इतना भरोसा कर सकते हैं कि वो हमसे सच ही बोल रही है? शिंदे, फिलहाल तो कोई भी शक के दायरे से बाहर नहीं है, कीर्ति भी नहीं। कानून सिर्फ सबूत पर भरोसा करता है। एक काम करो, अनुज की कॉल डिटेल्स निकालो। सर मेरा ब्रोकर का काम है। अनुज मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे 2-3 घरों के लिए उसी ने किराएदार दिए थे। कमीशन तक नहीं ली सर मुझसे। हमेशा सबकी हेल्प करता था। उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी? नहीं सर। कीर्ति और अनुज के बीच रिश्ता कैसा था? नॉर्मल था सर। एक नॉर्मल भाई बहन के बीच में जैसा बॉन्ड होता है वैसा ही था। सर बड़ी अच्छी लड़की है कीर्ति। कॉलेज से आकर मैथ्स पढ़ाती है मेरी बेटी को। बहुत अच्छे नंबर आए हैं इस बार एग्जाम में सर। लेकिन कीर्ति के पिता ओम है ना, वो एक नंबर का शराबी और बेवड़ा है। लेकिन अनुज, वो तो हीरा था, हीरा। वो एक एनजीओ चलाता था, कन्या विकास संस्था। आई दिशा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है ऐसे? आई मुझे आपके साथ आना है। कल से तेरे एग्जाम है ना, 3 दिन की तो बात है। जैसे तेरे मामा की शादी होगी ना, मैं नागपुर से वापस मुंबई आ जाऊंगी। नहीं आई, मुझे भी आना है आपके साथ। मुझे अकेले नहीं रहना। अरे बाबा अकेले कहाँ है, बाबा है ना यहाँ तेरे साथ। सुन, जाने दे आई को। अच्छा है, कोई डांटने वाला नहीं है। हम लोग बहुत मस्ती करेंगे, खेलेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, है ना? और मैं जल्दी आ जाऊंगी, 3 दिन की बात है, ठीक है? आप ध्यान रखो है इसका। चलती हो। चलिए भैया, बाय। सुन, 2-3 दिन की बात है और मैं हूं ना तेरे साथ, तेरा बाबा। चल। फॉरेंसिक रिपोर्ट में मेन डोर पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, घर वालों में से किसी की भी नहीं होगी। इसका मतलब कीर्ति सच कह रही थी। भैया जब किचन में थे तो मैं नहाने के लिए चली गई और थोड़ी देर में मुझे सामान गिरने की आवाज आई। घर में जरूर कोई घुसा था। और सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से चाकू से अनुज पर 12 वार किए गए हैं। 12 वार? सर। शिंदे, खूनी जो कोई भी है वो अनुज से बहुत गुस्सा था। एक और बात सर, ये वॉचमैन राम सिंह की बैंक अकाउंट डिटेल्स चेक किए मैंने। कुछ ही घंटों पहले उसने 75,000 रुपए कैश विड्रॉ किए हैं एटीएम से। 75,000 कैश? सर। इतने रुपयों की उसे क्या जरूरत आ पड़ी? सोसाइटी में बात करो और इसके बारे में पता करो। सर। ताऊ जी, खाना। ताऊ जी आप हमारे साथ क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? कब तक ऐसे अकेले रहेंगे? मैं यहाँ ठीक हूँ बेटा। अच्छा खाना खा लीजिए ना, ठंडा हो जाएगा। खा लूंगा। अनुज के साथ किसने किया होगा ये सब? तुम दोनों में तो एक दोस्ती जैसा रिश्ता था ना बेटा। शायद अनुज ने तुझे कभी बताया हो। नहीं ताऊ जी,
ताऊ जी बेटा, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तुझसे। बोलिए ना। एनजीओ शुरू किया था अनुज की मम्मी ने, और उसके जाने के बाद अनुज ही संभालता था उसे। मेरी एक रिक्वेस्ट है बेटा, एनजीओ को तू संभाल ले। ताऊ जी लेकिन मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब? कर पाएगी बेटा, मेरा विश्वास है तू कर पाएगी। करेगी ना? बोल। येलो येलो येलो, क्या पी रहे हो तुम लोग? हाँ तुम लोग रोज बोलते थे ना मैं तुमको कभी नहीं पिलाता हूँ। ये लो आज मेरी तरफ से, वो भी अंग्रेजी वाले। ये मार, ये देख। इन बच्चों को बचाने के चक्कर में कभी किसी के साथ कोई झगड़ा या फिर अनुज का कोई दुश्मन? नहीं सर, अनुज सर का ऐसा कोई दुश्मन नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि हाल फिलहाल में कोई फ़ोन कॉल, कोई धमकी या इससे पहले कुछ हुआ हो ऐसा कुछ? थैंक यू सो मच। भैया इसमें ना हम सब ने आपके लिए कुछ लिखा है। ये ना मेरा बर्थडे का बेस्ट गिफ्ट है। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। सर थैंक यू तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इन बच्चों के फ्यूचर के लिए कितना कुछ कर रहे हैं आप। सर अनुज सर का कौन दुश्मन हो सकता है? उन्होंने तो सबके लिए अच्छा ही किया है, कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया। सर ऐसे तो उनका कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ, पर कुछ दिन पहले। क्या कुछ दिन पहले क्या? सर अनुज सर के सोशल मीडिया पर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। वो मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं ना, तो अक्सर लोग ऑफिस में उनसे मिलने आया करते। उस दिन भी आपकी वीडियोस ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी है। मुझे अपनी लाइफ के बारे में सोचने की इंस्पिरेशन आपके वीडियोस देखकर ही मिलती है। और फिर मुझे लगा कि मैं तो अपने पति से प्यार ही नहीं करती। क्या है ना, अरेंज मैरिज में प्यार होने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो उनसे डिवोर्स ले रही हूँ। अगर आप 100% श्योर है इस चीज को लेकर, मतलब डिवोर्स को लेकर, तो फिर आपको वही करना चाहिए जो आपको ठीक लगे। ये आपकी जिंदगी है। ये आपके लिए। अपने दर्शकों से मैं यूजुअली गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। आई एम सॉरी। मैं सिर्फ आपकी दर्शक थोड़ी ना हूँ, हमारे बीच तो एक अलग सा कनेक्शन है, दोस्ती का या फिर उससे भी कहीं ज्यादा। ठीक है, मैं ये अपने एनजीओ के बच्चों में बांट दूंगा। थैंक यू। फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा गिफ्ट दूंगी कि आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। 2 दिन के लिए मेरे पति बाहर जा रहे हैं, हम डिनर पर चले? देखिए ये सही नहीं हो रहा, आप शादीशुदा है, ये सब आपको शोभा नहीं देता। पर मैं सर आपको वो मीटिंग के लिए जाना था ना? हाँ। बाय। उस दिन के बाद भी उस लड़की ने सर को बार बार कॉल करके परेशान कर दिया। अनुज सर के लगातार मना करने के बाद भी उस लड़की ने सर के साथ कॉल पर गाली गलौज तक की। ये कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? वो गाड़ी गई थी पास से, पूरा कीचड़ उछालते हुए चली गई। बदल ले कपड़े। हाँ। कहाँ जा रही है? कपड़े बदलने कमरे में। अरे तो मेरे सामने बदलना कपड़े, मुझसे कैसी शर्म। रुक मैं कपड़े देता हूँ मैं तुझे। ये ले, बदल ले मेरे सामने, बदल कपड़े। मैं बदलता हूँ। सिर्फ गहनों का गायब होना और अनुज के मर्डर के बीच कोई कनेक्शन तो नहीं है? हो सकता है शिंदे। बहन कहाँ है मेरी? छोड़ो मुझे। बहन कहाँ है मेरी? बचाओ बचाओ मुझे। हमें कुछ पता चला है, इस आदमी को इससे पहले 3 नौकरियों से निकाला गया है। इसके झगड़ालू स्वभाव की वजह से ये कहीं भी जाता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। एक और बात सर, इसके खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट भी है। एक आदमी को बहुत बुरी तरह से पीटा था इसने। कीर्ति जल्दी आ। कीर्ति ये देख ये देखना, सब खाली है, पैसे नहीं, गहने नहीं, कुछ भी नहीं।
ग्लास कब देखे थे गहने? सर कुछ 4-5 दिन पहले। आई लॉकर ज्यादा खोलती नहीं है। उन गहनों की कोई फोटोज? हाँ। सब ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, हम इसके बारे में पता करते हैं। जी। सिर्फ गहनों का गायब होना और अनुज के मर्डर के बीच कोई कनेक्शन तो नहीं है? हो सकता है शिंदे, एक काम करो, ये फोटोज आसपास की दुकानों में सर्कुलेट करो और उनसे कहो कि ये गहने अगर कोई बेचने आया है या आता है तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करें। राइट सर। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मुझे कितनी खुशी हो रही है आपको एनजीओ ज्वाइन करते हुए देखकर। मनु, एक बात बताओगे? ये डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज से रेस्क्यू किए गए बच्चों को कहाँ लेकर जाया जाता है? उन्हें तो हम लड़कियों के शेल्टर होम्स में ही रखते हैं और वो हमारे एनजीओ के ही अंडर आते हैं। जली हुई रोटी। पिछली बार जो तुझे दर्द दिया था भूल गई क्या? जो आज फिर से मुझे जली हुई रोटी खिला रही है? देख, गेट पे कौन है? हाय रितु, क्या है आपका? मेरा नाम अनुज है, कन्या विकास संस्था से हूं। हमें सरकार ने अपॉइंट किया रितु को ले जाने के लिए। क्यों? क्यों ले जाना है? क्योंकि तुम रितु के साथ बुरा बर्ताव करते हो। बहन है मेरी वो, और देखता हूँ कौन और कैसे लेके जाता है। लड़ाई करोगे हमसे? करो, सब रिकॉर्ड हो रहा है। सिविल केस तो लग ही गया है तुम्हारे ऊपर, अब क्रिमिनल केस भी लगेगा, लंबा अंदर जाओगे। रितु, बेटा इधर आओ। रितु, कहीं नहीं जाओगे तुम। करूंगा। देख लूंगा तुम सबको। देखेगी तो पुलिस तुमको। कल आएगी तुम्हारी खातिरदारी करने। चल चल। और ये शेल्टर होम्स कहाँ पर है? एक तो कोथरूड में है, दूसरा दापोली में। शर्म नहीं आई तुझे? बता बता, कहाँ मुंह काला करके आई है? छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। शर्म नहीं आई तुझे? हाँ, दांत लगा के रखती है तूने। छोड़ूंगी नहीं। क्यों मारी है उसे? अरे इससे पूछो क्यों मार रही हूँ? मुंह काला करके आई है ये, पेट से आई है। तुझे तो ना मैं बताऊं। अरे रुको, गुस्सा करके क्या होगा? अरे कैसे बाप हो तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी बेटी मुंह काला करके बैठी और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। रुको, मैं देखता हूँ, मैं संभालूंगा। गुस्सा करके कोई मतलब नहीं है, बस। बेटा, सोचना भी नहीं मेरा नाम अपने आई को बताने के बारे में, वरना तेरे साथ साथ तेरे आई को भी मार दूंगा मैं। समझी तू? इसका कितना मिल जाएगा? असली तो है ना? खुद ही देख लो। ठीक है, मैं चेक करके बताता हूँ। देखो देखो। कहीं घर में चोरी क्यों की तूने? साहब जरूरत थी पैसों की। मेरे घर में कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता है मुझसे। बड़े भैया भी पैसा ला करके लता के हाथ में देते हैं। तुझे दारू के लिए पैसों की जरूरत थी ना? हाँ थी ना। मैं दारू पीता हूँ तो मेरे को सब बुरा समझता है। हाँ हूँ बुरा साहब हूँ। कम से कम अनुज के जैसा दिखावा तो नहीं करता अच्छा होने का। क्या मतलब? मतलब उसका चक्कर चल रहा था। वो रेस्टोरेंट में लड़की के साथ हाथ में हाथ डाल के ऐसे बैठा था, देखा मैं उसको। अब की बात है ये गए रविवार की बात है साहब। गए रविवार? तो गए रविवार तो वैलेंटाइंस डे था। जी मैं कन्या विकास संस्थान से आई हूँ। आपके यहाँ पर एक लड़की आई होगी रितु, 30 जनवरी को। जी मैं चेक करके बताती हूँ। नहीं, रितु नाम की तो कोई लड़की नहीं आई है। शायद कोटहुड वाले शेल्टर होम ले गए हूँ। नहीं, वहाँ तो मैं पहले ही देख कर आई हूँ। वहाँ तो नहीं है।
कहाँ गई होगी? फरवरी का सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। जी सर। या अंदर का सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। सर कुछ दिन पहले ही कैमरा खराब हुआ है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद वो लोग बाहर तो निकले होंगे ना, बाहर की फुटेज दिखाओ। यस सर। रुको रुको रुको। सर ये फुटेज क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ी का नंबर नहीं दिख रहा। एक काम करो, इस फुटेज की क्वालिटी ठीक करने के लिए आईटी टीम को भेजो। इस लड़की का पता लगना बहुत जरूरी है। सब आगे चलो। ये कौन है? सर ये तो दिनेश है, पास में ही रहता है सर। देखो, प्यार से पूछ रहे हैं तो बता दो, क्या हुआ था तुम्हारे और अनुज के बीच? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ तृप्ति, वो इंस्पेक्टर साहब को कुछ गलतफहमी हो गई थी। तृप्ति? हाँ। क्या तुम वही तृप्ति हो जो अनुज के ऑफिस उससे मिलने आई थी? तुम उससे मिलने गई थी? हाँ तो क्या, वैसे भी मैं तुमसे डिवोर्स ले रही हूँ। सर इसीलिए गया था मैं उस अनुज के पास। सर उसने मेरी शादीशुदा जिंदगी को तबाह कर रखा है और उसी की वजह से ये मुझसे तलाक तक ले रही है। और इसीलिए तुम झगड़ने वहां पहुंचे थे? सर मैं परेशान हो चुकी हूँ इस आदमी से। अनुज ने पुलिस कंप्लेंट की है ना इसकी। अच्छा किया, ले जाइए इसे, डाल दीजिए जेल में। जेल में कोई ना कोई जाएगा, ये बात तो पक्की है, क्योंकि अनुज का मर्डर हो चुका है। बहन कहाँ है मेरी? मुझे पता लग गया कि तुम्हें किसी सरकार ने नहीं भेजा था। छोड़ो मुझे। बहन कहाँ है मेरी? बचाओ, बचाओ मुझे। क्या हुआ? क्यों छेड़ रहे हो उसको? अपना काम करना। ये आदमी पता नहीं कौन है, मेरा रेप करने की कोशिश कर रहा है। सर उस स्कूटी का पता चल गया है, वो किसी श्रुति सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है, एड्रेस भी मिल गया है। गुड, चलो। सर ये चोट कैसे लगी? वो मैं गिर गई थी। आप और अनुज कब से एक साथ थे? यही कुछ साल भर से। साल भर से? कमाल है। अनुज ने कभी आपके बारे में उसके दोस्तों से या फैमिली मेंबर से बात नहीं की? एक्चुअली अनुज ये चाहता था कि पहले उसके पापा राजी हो जाएं, फिर वो सबको बताएगा। आप दोनों मिले कैसे थे? हम कॉलेज में मुंबई में एक साथ थे, उसके बाद मैं पुणे आई जॉब के लिए और फिर हमने वहाँ मिलना स्टार्ट किया। ये देखो, ये रहा तुम्हारा नया घर। कैसा लगा? घर तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच यार। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, मेरा दोस्त ब्रोकर है। अच्छा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? एक्चुअली मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा भी है। ओके। जैसे कॉलेज में थी ना, अभी भी वैसी हो। और तुम भी ना बिल्कुल वैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल नहीं बदले। अनुज के कॉल डिटेल्स में हमें आपके नंबर की एंट्री नहीं दिखी, ऐसा क्यों? एक्चुअली हम कॉल पे ज़्यादा बात नहीं करते थे, ऑनलाइन चैटिंग पे बात करते थे। वैसे गिर कैसे गई थी आप? वो मैं जॉगिंग करते वक्त। सर बहुत ही अजीब रिश्ता था दोनों के बीच, फ़ोन पे एक दूसरे के साथ बात नहीं करते थे। एक साल से एक साथ है, किसी को भनक तक नहीं लगी इस बात की। हाँ, अजीब तो है। सर वॉचमैन राम सिंह ने छपरा के एक एटीएम से पैसे विथड्रॉ किए। छपरा में ही उसका परमानेंट एड्रेस भी है। बिहार पुलिस से कांटेक्ट करो और उनसे कहो कि उस लोकेशन पे रेड कर। राइट सर। चाबी लाना तो भूल ही गई।
कुछ नहीं, वो बस वो फिसल गई थी, बाकी कुछ नहीं। बाकी ये क्या कर रहे थे तुम? मैं, अरे कुछ नहीं लक्ष्मी, बस। झूठ मत बोलो, क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं लक्ष्मी। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं। लक्ष्मी मैं छोड़ूंगी नहीं। चल। कहाँ? पुलिस स्टेशन। सच बोल, सच बोल। साहब, हमने अनुज बाबा को नहीं मारा था, वो अच्छे आदमी थे, उनको मारकर भला उनको काम मिलेगा साहब। पुलिस से भाग क्यों रहा था? क्यों भाग रहा था? गरीब आदमी उठ डर गया था। पहले ही बिहार में एक केस चल रहा था हम पर, और पुणे में भी केस हो जाता तो हमको काम नहीं मिलता साहब। तूने खून किया ही नहीं तो खून होने के तुरंत बाद ही क्यों भागा तू? खबर फैलने से पहले तुझे पता चल गया कि मर्डर हुआ है। कैसे? तूने किया ही नहीं तो तुझे कैसे पता? वो क्या था कि पुलिस को हमने सोसाइटी में आते देख लिया, और सोसाइटी में भी यही बातें हो रही थी, इसलिए भाग गया साहब। अचानक 75,000 रुपए निकालने की क्या जरूरत पड़ गई थी तुझे? काफी लोगों के उधार चुकाने थे साहब, इसलिए मैंने पैसे निकाले, सोचा सबका कर्जा चुकता कर दूं। अच्छा ठीक है, तू सच बोल रहा है झूठ, इसका अभी पता चल जाएगा। इसके फिंगरप्रिंट्स लो। क्यों साहब? क्यों? अभी तो तू कह रहा था ना तेरा ऐसे कोई लेना देना नहीं है, फिर उंगलियों के निशान देने में इतना घबरा क्यों रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप? चल अंगूठा डाल। साहब रुकिए साहब, हम बताते हैं साहब। उस दिन हम सोसाइटी में ही थे, ड्यूटी पे था, तभी कुछ टूटने और फूटने की आवाजें सुनाई दी। वही आवाज सुनकर मैं वहां पहुंच गया था साहब। बाकी मैंने मर्डर नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। तूने मर्डर नहीं किया तो किसने किया? बोल। क्या हुआ मैडम? मैडम ये कैसे? नहीं मैडम, मैंने किसी को नहीं देखा, और फिर से किसी केस में हमारा नाम ना आ जाए, इसलिए मैं यहाँ से भाग गया। सर मैंने नहीं मारा है अनुज भैया को, मैं तो बस चाकू बाहर निकाल रही थी। तो फिर तो चाकू पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए थे, वो क्यों नहीं मिले? और जब तुम्हारी माँ घर पर आई उसने तुम्हारे हाथ में चाकू नहीं देखा था। डर के मारे तुमने कपड़े से साफ करके फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए। क्यों? जब मारा ही नहीं तो सबूत क्यों मिटाए? सर आप ऐसे ही हवा में इल्जाम लगा रहे हैं, कोई सबूत है आपके पास? एक नई बात सामने आई। सर ये आदमी एनजीओ में घुसा है और वहां पर हंगामा कर रहा था। तो क्यों ना करो हंगामा? तुम्हारा अनुज मेरी बहन को लेके गया था, कहाँ है वो? सर ये बात इससे 10 बार कह चुका हूँ। सर इसकी बहन का नाम हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है, और अगर वो सर हमारे एनजीओ आई भी होती तो हम उसे शेल्टर होम भेजते। पुणे में 2 शेल्टर होम है और मैंने दोनों जगह बात की है। इसकी बहन ऋतु का नाम वहां भी नहीं है। सर ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। कौन कौन आया था तुम्हारी बहन को लेने? सर अनुज था और साथ में एक सरकारी कस्टोडियन लड़की थी। किस दिन की बात है ये? 30 तारीख को, ये 3 बजे के आसपास। शिंदे सर, अनुज की कॉल डिटेल्स एक बार फिर से चेक करो, खास करके 30 तारीख की डिटेल्स चेक करो। अनुज की कॉल डिटेल से हमें पता चलता है कि 30 तारीख को दोपहर 3:30 बजे के आसपास तुम्हारी उसके साथ बात हुई थी। क्या बात हुई थी? काफी पुरानी बात है सर, मुझे ठीक से याद नहीं है। हम याद दिलाते हैं। किसी लड़की के बारे में बात हुई थी तुम्हारी? लड़की? हाँ सर, याद आया। मेरे पास काफी खाली घरों की चाबियां पड़ी रहती हैं। उस दिन अनुज ने भी मुझसे एक घर की चाबी ली थी। हाँ हेलो पंकज, ये अंबिका नगर वाले घर की चाबी मिलेगी क्या? क्यों, पार्टी करनी है क्या तुझे वहाँ पे? अरे नहीं यार, कोई पार्टी वार्टी नहीं करना है, बस तू चाबी दे दे मुझे। अच्छा बच्चों, लड़की का चक्कर है। चल वही सही, दे दे चाबी अब। लेकिन 1 घंटे में चाबी वापस कर दी थी सर उसने मुझे। 1 घंटा काफी होता है उस चाबी की कॉपी बनाने के लिए। कहाँ है वो घर? उसके बाद क्या हुआ? अनुज भैया, वो मैं
आओ आओ। शेल्टर होम मंडे को खुलेगा, तब तक तुम यहीं पे रहोगी, ठीक है? भैया इतने बड़े घर में मैं कभी नहीं रही। थैंक यू भैया। चलो तुम्हें घर दिखाता हूँ। हाँ। इस तरफ। अनुज भैया मेरा पूरा ख्याल रखते थे, अच्छे से खाना देते थे। अच्छा है, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना, ठीक है? फिर उसके बाद क्या हुआ? कौन है? घबराओ मत, मैं ही तो हूं। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो ना? हमने अभी अभी रितु को एक खाली घर से रेस्क्यू किया है। तुम तो जानती हो ना रितु को। रितु ने हमें बताया कि अनुज ने उसे फिजिकली मोलेस्ट किया था। तुम्हें कुछ कहना है इसके बारे में? क्या तुम इन सब में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थी? तुम भी तो थी ना रितु को उसके भाई के घर से बाहर निकालने में। बताओ कीर्ति, तुमने अनुज का खून क्यों किया? सर आप अभी भी हवा में इल्जाम लगा रहे हैं। आपको पहले भी बोल चुके हैं, मैंने अनुज भैया को नहीं मारा है। बाकी अगर कोई सबूत है आपके पास तो दिखाइए। सबूत नहीं है, आई विटनेस है, जिसने तुम्हें मर्डर वेपन हाथ में पकड़े हुए देखा था और फिर तुमने उस वेपन पर से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए। इसलिए सबूत न होने के कारण तुम पर मर्डर तो नहीं, लेकिन मर्डर वेपन के साथ छेड़छाड़ करने का केस तो बनता है। और जब तक ये केस कोर्ट में नहीं जाता तुमको यहीं रहना होगा। पुलिस ने एक लड़की को बचाया है जिसे अनुज चांदेकर ने बंदी बना कर रखा था। हो सकता है इसका इस केस से कोई वास्ता ना हो और ना ही मर्डर वेपन पर आपके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। लेकिन मिस कीर्ति चांदेकर, मर्डर वेपन हाथ में पकड़े हुए डेड बॉडी के पास आपको देखा है एक आई विटनेस ने। इस सफाई में आप कुछ कहना चाहेंगी? नॉट गिल्टी। लेकिन उस दिन के बारे में मैं कुछ और बताना चाहती हूँ। बताइए उस दिन क्या हुआ था? काकी का है? वो उनका डायलिसिस का दिन है ना आज, तो ताऊ जी के साथ ही गई है। ये रहा सिलेंडर, देखिए। पता नहीं इसका पाइप फिट ही नहीं हो रहा है, मुझसे बहुत ट्राई किया मैंने, तो आपको फोन। भैया भैया ये क्या कर रहे, क्या क्या कर रहे हैं आप? ये भैया नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। भैया प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज छोड़ दो। क्या हो गया तुझे? हाँ? क्यों भाग रही है मुझसे? हाँ? भैया नहीं नहीं, छोड़ो, पास आ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। क्या हो गया तुझे? भाग क्यों रही है मुझसे? मेरा बेटा अनुज कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। सिर्फ कीर्ति नहीं, अनुज भी कितना शरीफ है इस बात को साबित करने के लिए एक और सबूत है हमारे पास। मतलब? एक लड़की की ऐसी हालत है कि वो हॉस्पिटल में, तो दूसरी बदनामी के डर से इतनी सहम गई है
कि अब भी अनुज के मरने के बाद भी वो लोगों से यही कहती है कि वो अनुज की गर्लफ्रेंड थी, जबकि हकीकत ये है कि वो भी कीर्ति की ही तरह अनुज की दरिंदगी का शिकार थी। नहीं नहीं, ये क्या बात करें इंस्पेक्टर साहब आप। अनुज बहुत अच्छा लड़का था, कीर्ति का इतना ख्याल करता था। कीर्ति का क्या, हम सबका ख्याल रखता था। अनुज तो अनजाने लोगों की भी मदद किया करता था। कीर्ति झूठ बोल रही है। कमाल है, आप कीर्ति की माँ है, वो कह रही है कि उसके ऊपर रेप अटेम्प्ट हुआ है और आपको उसकी बात पर यकीन नहीं। क्यों? क्योंकि हमें कीर्ति से ज्यादा अनुज पे विश्वास था। कीर्ति की झूठ बोलने की आदत से हम परेशान हो चुके थे। कॉलेज जाने वाली छोटी छोटी बातों को लेके भी वो झूठ बोला करती थी हमसे। देखिए, बच्चे तो ऐसी बातों में अक्सर झूठ बोल ही देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अब भी झूठ बोल रही हो। लेकिन ये एक बार नहीं, कई बार हो चुका है इंस्पेक्टर साहब। एक बार हमारे घर में एक मजदूर आया था, उससे लोगों से उसने ये कहकर पिटवाया कि वो उसे घूर रहा है। आप ही बताइए, कीर्ति की बातों पे विश्वास कैसे करें? लगभग 1 महीने से ज्यादा ये केस कोर्ट में अटका रहा। जब बात रेप की होती है, मॉलेस्टेशन की होती है, तो समाज की सोच ही उलट जाती है। जहां किसी और केस में गुनहगार से सवाल किए जाते हैं, वहीं जब बात हो रेप की तो उस पीड़ित औरत से सवाल किए जाने लगते हैं। उल्टा उस लड़की पर ही दोष लगने लगते हैं कि उसने कुछ किया होगा, उसने उकसाया होगा, गलत कपड़े पहने होंगे, गलत टाइम पर घर से निकली होगी, वगैरह वगैरह। इसी के चलते भारतीय न्याय प्रणाली में औरतों के खिलाफ हो रहे रेप्स, बढ़ते हुए अपराधों को लेकर ठोस कानून बनाए गए हैं। लेकिन कई बार लोग इन्हीं कानूनों का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिससे सही और गलत में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या कीर्ति वैसी थी जो झूठ का सहारा लेकर अनुज को बदनाम कर रही थी? आप ये कह रही हैं कि अनूप चांदेकर काफी सालों से आप पर रेप करते आए हैं? जी सर। सर, मैं 13 साल की थी, तब से वो ये सब करते आए मेरे साथ। मेरा 13th बर्थडे था, तब उन्होंने सबसे पहले। भैया, हम कहाँ जा रहे हैं? भैया भैया रुको ना, कहाँ जा रहे हैं हम? बोलो ना। थैंक यू भैया। बहुत सुंदर है। पहन के दिखा। घर पहुंच के। नहीं, अभी यही। नहीं छोड़ो भैया, दुख है। जैसा मैंने कहा, अगर वैसा नहीं किया तो इससे ज्यादा दर्द होगा। बहुत डर गई थी मैं उस दिन। अगले 4 साल तक वो बार बार मेरा रेप करते रहे। क्या सोच रहे हैं सर? अब तो केस भी सॉल्व हो गया। शिंदे, अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे केस की कुछ कड़ियां अब भी जुड़नी बाकी है। कोशिश की कि मम्मी को सब कुछ बता दूं। अरे वाह कीर्ति, नई फ्रॉक किसने दी? अनुज भैया ने। कितनी खूबसूरत फ्रॉक है, कितनी छान दिसते तुला। लेकिन इतनी गंदी कैसे हो गई है? वो अनुज भैया ने कहा सामने पहनने के लिए। ठीक है ठीक है, एक गंदी हो गई ना फ्रॉक, जाके बदली कर दे। हाँ? अनुज भैया के पास मेरे फोटोज थे। अगर ये बात मैं किसी को भी बताती तो वो फोटोज ऑनलाइन डाल देते। पुलिस के पास कोई सबूत है जिससे ये प्रूव हो सके कि ये एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस नहीं, प्लान्ड मर्डर था? नहीं मिला। अभी कुछ ही समय पहले सेल्फ डिफेंस का ऐसा ही एक केस मुंबई में सामने आया, साबित हुई थी। यहाँ की सारी दलीलें सुनने के बाद एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस के चलते सेक्शन 100 के तहत
कोर्ट कीर्ति चांदेकर को बाइज्जत बरी करती है। क्या सोच रहे हैं सर? अब तो केस भी सॉल्व हो गया। शिंदे, केस खत्म होने में और केस सॉल्व होने में फर्क है। केस खत्म हो गया और कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया है, मगर अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे केस की कुछ कड़ियां अब भी जुड़नी बाकी है। कीर्ति ने अनुज को घर बुलाया जब ये हादसा हुआ। जब घर में कोई नहीं था उस वक्त गैस खत्म हो गई और वो चाकू भी वहीं टेबल पर पड़ा था। एक ऐसा चाकू जिसके बारे में घर वालों में से किसी को भी नहीं पता। अगर घर वालों में से किसी ने वो चाकू नहीं खरीदा था, इसका मतलब कीर्ति ने वो चाकू खरीदा होगा। आसपास की दुकानों में पता करो। साहब कुछ याद नहीं, कौन और कब ले गया था? फोटो चेक कीजिए। कोर्ट ने तुम्हें सेल्फ डिफेंस के केस में बरी कर दिया, लेकिन तुमने चाकू मर्डर से 2 दिन पहले ही खरीद लिया। क्यों? तुमको पहले से ही पता था कि सेल्फ डिफेंस में उसकी जरूरत पड़ेगी। ये कोई सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं, बल्कि बहुत ही शातिर तरीके से प्लान किया गया मर्डर था, है ना? आपको क्या लगता है कोर्ट में हर कोई झूठ ही बोलता है या थोड़ा बहुत सच भी बोलता है? बचपन से मेरे साथ रेप होने वाली बात एकदम सच है। मतलब तुमने जो भी किया वो बदले की भावना से किया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, अगर तुमको अनुज को मारना ही था तो इतने सालों के बाद क्यों मारा? एक बात बताइए, अगर आपके साथ कभी कुछ बुरा हुआ हो, क्या आप चाहेंगे किसी और के साथ भी वैसा हो? ये किसके लिए है? रितु के लिए, नई जिंदगी की जो शुरुआत कर रही है। अच्छा, आप शेल्टर होम में जा रहे हैं ना? मैं भी चलूं आपके साथ? अरे नहीं, वो ज्यादा लोगों से मिलने नहीं देते उसे। इतना जो सहा है उसने अभी। कौन से शेल्टर होम में है वो? जहाँ पे भी है खुश है। तुम जान के क्या करोगे? ऋतु के साथ वो सब ना हो जो मेरे साथ हो रहा था। उस दिन अनुज के साथ ऋतु के घर मैं ही गई थी। मुझे लग रहा था मैं उसकी मदद कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने वो फ्रॉक देखी तब मैं समझ गई कि ऋतु खतरे में है। ऋतु के साथ मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दे सकती थी जो मेरे साथ हुआ है। लेकिन एक बात तो तय है कि तुमने मर्डर किया है, एक प्लान्ड मर्डर। आपको जो सोचना है आप सोच सकते हैं। कानून जज्बातों पे नहीं चलता, लेकिन पुलिस वाले इंसान ही तो हैं। सही और गलत में वो फर्क साफ देख सकते हैं। कीर्ति ने खून किया, लेकिन उसके पीछे उसका इंटेंशन किसी की जान बचाने का था, सेल्फ डिफेंस नहीं, लेकिन डिफेंस तो था। अनुज जैसे दरिंदे अपने नापाक इरादे को पूरा करने के लिए हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं, लेकिन हमें उनसे सतर्क रहना चाहिए। कानून के दायरे में रहते हुए हमें सही कदम उठाना चाहिए। अपने हो या पराये, आप सबसे सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। इसी के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी अगले केस के साथ। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।